बीए द्वितीय वर्ष के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था राष्ट्रीय एकीकरण का। तो कल जो है हम राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय या उन बाधाओं को निराकरण के उपाय के बारे में चर्चा कर रहे थे। 5 पॉइंट हमने कल कर लिए थे और नेक्स्ट 5 पॉइंटों पे जो है वो आज चर्चा की जाएगी और इसके बाद राष्ट्रीय एकीकरण का प्रश्न जो है आज समाप्त हो जाएगा। तो कल जिन पे चर्चा की उन पे थोड़ी एक बार ब्रीफली नज़र अपने डाल लेते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में जो बाधाएं आती है उनको दूर करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। जैसे 1 नंबर पॉइंट था कि समाज के सभी वर्गों का राज्य व्यवस्था में प्रवेश हो, यानी राजनीतिक व्यवस्था में समाज के सभी वर्ग उनको जो है वो शामिल होने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। किसी के साथ जाति, धर्म, नस्ल, लिंग इनके आधार पर जो है वो भेदभाव ना हो। जब सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग राजनीतिक व्यवस्था में होंगे तो सभी लोगों में ये विश्वास रहेगा कि हमारे प्रतिनिधि भी जो है शासन सत्ता में हैं। तो किसी वर्ग को ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा कोई प्रतिनिधि सत्ता में है नहीं तो हमारे साथ जो है वो अन्याय हो रहा है। तो इससे क्या होगा, समाज की एकता बनी रहेगी। सहयोगी संघवाद में जैसे मैंने बताया था कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर सहयोग से आपस में काम करें, सभी राज्यों के विकास की तरफ ध्यान दें, तो क्या है कि लोगों में, राज्यों में आपस में एकता बनी रहेगी। केंद्र और राज्य के झगड़े नहीं होंगे। राज्यों के आपसी झगड़ों को भी केंद्र जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी आसानी से और शांतिपूर्ण वातावरण में जो है ना वो सुलझा सकेगी। जिससे क्या है, जब आपस में राज्यों के और केंद्र और राज्य सरकारों के आपसी झगड़े नहीं होंगे तो राज्य का विकास भी बढ़िया होगा और सभी नागरिक भी जो है ना वो शासन सत्ता में विश्वास रखेंगे, जिससे जो है राष्ट्र की एकता बनी रहेगी। तीसरा पॉइंट था शिक्षा जगत में क्रांति। एजुकेशन का बड़ा रोल मैंने बताया था कि राष्ट्र की एकता के अंदर है। जब लोग एजुकेटेड होंगे, पाठ्यक्रम ऐसा हो कि लोगों में ऐसी भावनाएं भरी जाएं कि वो भेदभावों को मिटाकर राष्ट्र के विकास के हेतु कार्य करे। ऐसे कोई पॉइंट्स या ऐसे कोई पाठ्यक्रम में सिलेबस हो जो जाति, धर्म आदि को भड़काता हो तो उसे तुरंत प्रभाव से हटा दो और ऐसे चैप्टर, ऐसे पाठ्यक्रम को लगाओ जिससे लोगों के अंदर इन भेदभावों को मिटाकर आपस में एकजुट होने की भावना प्रबल हो, राष्ट्र को की एकता के लिए सभी व्यक्ति जो है ना वो प्रयास करें। इससे भी जो है ना वो राष्ट्रीय एकीकरण संभव हो पाया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 था आर्थिक विषमता को दूर किया जाए। यानी आर्थिक विषमता जो है, कुछ राज्य बहुत गरीब हैं और कुछ राज्य अच्छे डेवलपमेंट स्थिति में हैं और कहीं पर लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा अमीर हैं। तो ये जो आर्थिक विषमता है ना, इसको दूर करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करो। जब सभी लोगों का जीवन स्तर बढ़िया हो जाएगा तो लोग जो है ना इस निम्न सोच को अपने आप छोड़ देंगे और लोगों का अगर जीवन स्तर बढ़िया होगा तो वो निश्चित रूप से देश की एकता के लिए कार्य करेंगे। और लास्ट है 5 नंबर पॉइंट जो कल का लास्ट था, विघटनकारी तत्वों पर प्रतिबंध। यानी ऐसे तत्व, ऐसी संस्थाएं जो अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए लोगों को लड़ाती है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर झगड़े कराकर अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरा करते हैं, ऐसी कोई भी विघटनकारी तत्व, व्यक्ति, संस्था जो भी है उनको राज्य द्वारा तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि ये तत्व जो हैं वो लोगों को आपस के अंदर न भिड़ा सकें। और जब ये लोगों को आपस में नहीं भिड़ाएंगे तो निश्चित रूप से राज्य में जो है ना एकता स्थापित होगी। तो ये कल 5 पॉइंटों पे हमने कल चर्चा कर ली थी और अब जो है आज हम नेक्स्ट 5 पॉइंटों पे चर्चा करेंगे। तो छठा पॉइंट है आज सांस्कृतिक संगठनों की स्थापना। अब देखो, भारत जो है ना, यहाँ विभिन्न संस्कृति के, विभिन्न कल्चर के जो है ना लोग निवास करते हैं। आपको पता है कि हर राज्य की, हर क्षेत्र की अपनी संस्कृति है, अपने रीति रिवाज हैं, अपनी प्रथाएं हैं, अपनी परंपराएं हैं।
तो ये मिश्रित संस्कृति वाला देश है हमारा, विविधता में यहाँ एकता है। तो यहाँ जो है ना ऐसे सांस्कृतिक संगठनों, ऐसे संगठन स्थापित हों जो क्या है, जिनसे विभिन्न संस्कृतियों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान संभव हो सके, ऐसे मंच उपलब्ध कराए जाएं, ऐसे संगठन बने सांस्कृतिक, जिससे जो है एक राज्य के लोग दूसरे राज्य की संस्कृति से जो है परिचित हो पाएँ, हर राज्यों को दूसरे राज्यों की संस्कृतियों का भी ज्ञान हो, उनकी प्रथाओं का, उनकी परंपराओं को सभी का ज्ञान हो। और इसमें क्या है, सभी संस्कृतियों को समान रूप से प्रोत्साहित किया जाए, किसी भी ऐसे नहीं किसी भी संस्कृति को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट बताया जाए, ऐसा न करके सभी संस्कृतियों को समान रूप से प्रोत्साहन मिले, लोगों में इनका बड़ा प्रचार प्रसार हो, लोग एक दूसरे से जो है ना मेल जोल बढ़ाएं। इससे क्या है कि लोग जब एक दूसरे की संस्कृति को समझ पाएंगे ना, तो इससे क्या है, लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से जो है ना राष्ट्र की एकता जो है वो सुदृढ़ बनेगी। राष्ट्रीय एकीकरण के अंदर जो है ना ये बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 है राजनीतिक दलों की भूमिका। देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये राजनीतिक दलों की भूमिका। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में राजनीतिक दल जो भूमिका निभा सकते हैं ना, और कोई भी नहीं निभा सकता। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि राजनीतिक दल जो है ना वो अवसरवादिता का प्रयोग करते हैं, ये मौके देखते हैं कि कहाँ किस जाति धर्म को नाम को लेकर हम अपना वोट बैंक स्थापित कर पाएँ। ये वोटों की राजनीति करते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल जो है उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना, कि कैसे न करके सरकार हमारी बन जाए, हमारी शासन सत्ता स्थापित हो। प्रत्येक राजनीतिक दल का निर्माण इसी उद्देश्य से होता है। देखो जब ये राजनीतिक दल बनते हैं तब जरूर अपने मैनिफेस्टो में सारी बातें लिखते हैं कि हम ये विकास करेंगे, हम ये कल्याण करेंगे लोगों का, लोगों के लिए ये योजनाएं चलाएंगे, गरीबों के लिए ये योजनाएं चलाएंगे। लेकिन वास्तविक रूप में व्यवहार में इनको कितना लागू कर पाते हैं ये आप सबके सामने ही आप सब देखते ही हैं। तो राजनीतिक दल जो हैं वो राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा करने में आगे ही रहते हैं। हर राजनीतिक दल जो है वो सिर्फ शासन सत्ता में आने के लिए लोगों को जातियों के नाम पे भड़का देता है, धर्म के नाम पे भड़का देता है। फिर धर्म के नाम पे लोग आपस में लड़ते हैं तो ये पर्टिकुलर किन्हीं का पक्ष लेके उन लोगों को अपने पक्ष में कर लेता है। पर्टिकुलर एक जाति का समर्थन करके अब जैसे इसे पता लगता है भाई, फॉर एग्जांपल भाई एक क्षेत्र विशेष में एक जाति की बहुलता है, तो फिर वो क्या करेगा, इसको पता है कि ज़्यादा वोट बैंक किस जाति का है, उन जाति के लोगों को दूसरी जाति के लोगों से लड़वा देगा, और फिर जो है जो ज़्यादा संख्या वाले लोग हैं उनको अपने पक्ष में कर लेगा, उनके पक्ष में बोलेगा। तो क्या होगा, वो इसका वोट बैंक तैयार हो जाएगा, लोगों को सचेगा भी हाँ ये हमारी जाति का सपोर्ट कर रहा है, तो लोग क्या करेंगे, उसकी तरफ जुड़ जाएंगे। ऐसा ही धर्म के नाम पे करते हैं, जिस धर्म के लोग ज़्यादा हैं उनको दूसरे धर्म से लड़ा के और उनका सपोर्ट करके उन धर्म के लोगों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। तो राजनीतिक दल जो है वो अवसरवादिता की, स्वार्थ की नीति से कार्य करते हैं। अगर ये राजनीतिक दल इस स्वार्थ को छोड़ के और देश की एकता के लिए प्रयास करें, देश के विकास के लिए प्रयास करें, तो निश्चित रूप से जो है ना राजनीतिक दलों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता जो है वो बनी रह पाएगी। अगर ये जनता के अंदर धर्म जाति के नाम पर भेदभाव फैलाना छोड़ दें, लोगों में जो है ना लोगों को एकता के मार्ग पर ले जाए, अगर इनका मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्ति ना होकर देश का विकास इनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, देश में एकता की भावना इनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, तब जब राजनीतिक दलों के मुख्य उद्देश्य देश की एकता और देश का विकास हो जाएगा, तो निश्चित रूप से जो ये जाति धर्म के नाम पे झगड़े होते हैं बहुत ही घट जाएंगे, नाम मात्र के रह जाएंगे। ज़्यादा पॉलिटिक्स की वजह से ये जो है ना वो ये जो झगड़े होते हैं जिससे देश की एकता खतरे में पड़ती है। तो इसलिए राजनीतिक दलों का ये महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वो राष्ट्र की एकता के लिए काम करें, न कि अपने निजी स्वार्थों के लिए, देश के लिए काम करें। हालांकि इनका संगठन जो है ना, ये बात यही मैनिफेस्टो में होती है भी ये देश के लिए काम करेंगे, लेकिन ये निजी स्वार्थों से प्रेरित हो जाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लग जाते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों का जो है ये मुख्य उद्देश्य है कि ये संकीर्ण राजनीति को छोड़कर बढ़िया और स्वस्थ साफ राजनीति
जो है ना उसका जो है वो प्रचार प्रसार करे, स्वस्थ लोकमत का निर्माण करे, लोगों के अंदर जो है ना मतलब समाचार पत्र, चलचित्रों, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो है ना वो सही बातें लोगों तक पहुंचानी जानी चाहिए। राष्ट्र की एकता का प्रयास जो है इनके द्वारा किया जाना चाहिए। इन्हें बताना चाहिए भी कौन गलत काम कर रहा है, सही मायनों में भी कौन गलत है, कौन सही है, कौन गलत कार्य कर रहा है, कौन नहीं। तो लोगों के अंदर ऐसा स्वस्थ लोकमत हो कि लोगों को इस बात का ज्ञान हो कि हाँ किस को पार्टी को सत्ता में बिठाने से जो है ना वो फ़ायदा है और किससे देश विकास करेगा, किससे देश की राष्ट्रीय एकता होगी। लोगों की मनोवृत्तियों को बदले, लोगों की सोच को बदले, ये कि इन संकीर्ण भावनाओं को छोड़ें। तो इन तरीके के काम जब राजनीतिक दल करने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र की एकता जो है ना वो बढ़िया बनी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा और धर्म के मामलों में सहिष्णुता। देखो इसकी जो बाधा थी, राष्ट्रीय एकीकरण की बाधाएं, इसमें मैंने बताया था एक भाषावाद बताया था, एक धर्म बताया था, सांप्रदायिकता बताई थी। तो ये भाषा और धर्म के मामले जो है ना राष्ट्रीय एकता को बहुत खतरे में डाल रहे हैं। तो इसलिए राज्य को प्रयास करना चाहिए कि इन सांप्रदायिक समस्याओं से निपटने के लिए राज्य को जो है ना इस हिंसा को रोकना चाहिए। इस हिंसा को रोकने के लिए जैसा भी राज्य से बन पाए वो सांप्रदायिकता को रोकने का प्रयास करे। जैसे भारत ऐसा कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य, हम किसी धर्म को जो है ना वो संरक्षण नहीं देते, सब व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो अब धर्म के नाम पे लोगों में ये विश्वास हो गया भाई जी सभी को बराबर समानता है। तो ऐसे स्टेप जो है ना भारत द्वारा उठाए गए हैं तो निश्चित रूप से एकता को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जाति जो समुदाय हैं, भाषा है, सब भाषाओं को सम्मान मिलना चाहिए। हर भाषा को आदर सत्कार मिले तो किसी को ये ना लगे भी हमारी भाषाओं के साथ जो है वो स्थान ही नहीं मिल रहा है और बाकी भाषाओं को उच्च स्थान मिल रहा है। तो इस प्रकार से भाषा और धर्म के मामलों में राज्य को सहिष्णुता बरतनी चाहिए और इन मामलों का जो है वो समाधान शांतिपूर्वक तरीके से करके और इन हिंसक गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए। भाषावाद, क्षेत्रवाद के जो मामले हैं इनमें लोगों को समझाना चाहिए, लोगों में को सोच ऐसी करनी चाहिए कि ये भाषा और धर्म के मामले में लोग आपस में लड़ाई झगड़े न करें। ऐसे विकल्प तलाशने चाहिए जिससे लोगों के इन भाषा और धर्म को लेकर किसी भी तरीके का मनमुटाव न हो और आपसी झगड़े लोगों के बीच में न हो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 है जनसंपर्क के साधनों का उचित प्रयोग। अब देखो जनसंपर्क के साधन मैंने बताया था कौन कौन से, रेडियो है, टेलीविज़न है, प्रत्यक्ष प्रचार है। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कितना आ गया है, फेसबुक, व्हाट्सअप, सब संपर्क के साधन ही हैं। तो क्या है इन जनसंपर्क के साधनों का जो है ना इस तरीके से प्रयोग करना चाहिए कि जिससे जो है सभी लोगों में जो हीन भावनाएं हैं या संकीर्ण भावनाएं हैं जो जाति, धर्म, लिंग, नस्ल इनके आधार पर, उन भावनाओं को वो लोग त्यागें और वो लोग इन संकीर्ण बातों से ऊपर उठकर देश की एकता के लिए प्रयास करें। और जनसंपर्क के साधनों का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखो आज हम मोबाइल में देखते हैं तो बहुत से वीडियो आते हैं। तो अब कोई ऐसा वीडियो जो किसी पर्टिकुलर धर्म विशेष को, जाति विशेष को ज़्यादा सपोर्ट करता है, दूसरी जातियों की आलोचना करता है, तो कहीं ना कहीं जब हम उसको देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में ये बात जगह कर जाती है भी हाँ ये श्रेष्ठ है, ये निम्न है। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग पे सीधा प्रभाव डालती हैं। तो अगर इन्हीं चीज़ों का प्रयोग सही रास्ते में, भाई कोई भी टेक्निक है उसका अगर आप सही प्रयोग करोगे तो वो आपको फ़ायदा देगी, और जब आप उस टेक्निक का गलत प्रयोग करने लग जाओगे तो वही आपके लिए नुकसान बन जाएगी। मोबाइल जो है इतना बढ़िया टेक्निकल साधन है, इससे आप कितना भी ज्ञान अर्जित कर सकते हो। आजकल जो भी चीज़ आप चाहो सब कुछ आप मोबाइल से प्राप्त कर सकते हो ज्ञान के मामले में। लेकिन जब हम इसका दुरुपयोग करने लग जाएं तब फिर ये टेक्निक हमारे जो है ना विकास में बाधा भी बन जाती है। तो इसलिए किसी भी चीज़ का जो है वो सही प्रयोग मनुष्य को सही दिशा में या उच्च स्तर पर ले जाता है और उसका गलत प्रयोग जो है वो मनुष्य को निम्न स्तर पर भी ले जाता है। तो इसलिए जनसंपर्क के जो साधन है ना उन पर विशेष रूप से राज्य सरकार ऐसा प्रयास करे कि जनसंपर्क के साधनों से लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागृति लाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। जितने लोग जागरूक होंगे तो वो फिर इन धर्म जाति के मामलों में नहीं फंसेंगे। लोगों में जागरूकता का
प्रसार करे, जिससे लोग जो है ना इन सारी छोटी मोटी बातों को या संकीर्ण भावनाओं को छोड़कर राष्ट्र के हित के लिए काम करना प्रारंभ कर दे। और लास्ट पॉइंट है सांस्कृतिक आदान प्रदान। सांस्कृतिक आदान प्रदान, जैसे मैंने सांस्कृतिक संगठनों वाले में बताया, भाई आपस की संस्कृतियों का आदान प्रदान होना, ऐसे कार्यक्रम आयोजित हों जिससे क्या है कि हम दूसरे राज्यों की संस्कृति से भी परिचित हो पाएं। प्रत्येक राज्य की संस्कृति से प्रत्येक लोग परिचित होंगे तो क्या होगा, लोगों के अंदर एक दूसरे की संस्कृति के प्रति सम्मान पैदा होगा। सम्मान पैदा होगा तब वो क्या होगा, लोग जो है ना एक दूसरे की प्रथाओं परंपराओं जो हैं इनका उन लोगों को ज्ञान होगा, लोग उसका सम्मान करेंगे। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, राज्यों के आपसी झगड़े खत्म हो जाएंगे। लोगों में बीच में जब सांस्कृतिक आदान प्रदान होने लग जाएगा तो लोगों में भी प्रेम भाव बढ़ेगा। लोगों में जब प्रेम भाव बढ़ेगा तो क्या है, निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता स्थापित होगी। अब जैसे पंजाब के लोग हैं हमारे, बिल्कुल गंगानगर बॉर्डर पे लगते हैं, हम राजस्थान के हैं, तो अब क्या है, हमारा बॉर्डर पे है तो हमारी संस्कृतियों का आदान प्रदान होता रहता है। हमारे यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं तो हम पंजाबी कल्चर प्रोग्राम भी बहुत होते हैं, राजस्थान के भी होते हैं, तो इस संस्कृतियों का समावेश है, हमें उनका भी ज्ञान मिलता है। तो उनकी चीज़ें भी हमें बहुत बढ़िया लगती हैं। तो मेरा क्या होता है, उनके प्रति सम्मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है तो वहाँ के लोगों से भी हमारा प्रेम बढ़ता है। तो इसी तरीके से जब संस्कृतियाँ को आदान प्रदान होगा, ऐसे कार्यक्रम ऐसे मंच ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करवाने चाहिए, जिससे क्या है लोगों में एक दूसरे के राज्यों की संस्कृति का जो है ना वो आदान प्रदान हो। और जब आदान प्रदान होगा तो लोगों में जो है प्रेम भाव बढ़ेगा, और लोगों में प्रेम भाव बढ़ेगा तो राष्ट्रीय एकीकरण सुदृढ़ होगा। तो इस प्रकार जो है ये थे राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उनको दूर करने के उपाय, ये 10 पॉइंट थे। तो राष्ट्रीय एकीकरण में हमारे पास जो है 2 बड़े प्रश्न तैयार हो गए हैं। एक तो राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में आने वाली कौन कौन सी बाधाएं हैं, और दूसरा प्रश्न राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उनको दूर करने के उपाय। तो जैसे भी ये प्रश्न पूछे उसी हिसाब से उसके पॉइंट्स आपको लिख के इसकी थ्योरी लिखनी है। छोटे प्रश्नों में भी कई बार पूछ लेता है कि राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ बताओ, तो सिर्फ जो शुरू में बताए 2 नंबर में वो अर्थ बताना है। कई बार पूछ लेता है कि 4 बाधाएं बताओ, ये 4 इसको दूर करने के उपाय बताओ, तो आपको 10-10 बताए हुए हैं, तो कोई 2 या 4 पूछता है छोटे नंबर के अंदर, छोटे प्रश्न में, तो आप बड़ी आसानी से उनके पॉइंट लिख सकते हो। तो इस प्रकार अपना एक पूरा प्रश्न राष्ट्रीय एकीकरण का जो है वो आज कंप्लीट हो गया है। कल की क्लास के अंदर जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास जो है यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।